आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उस चीज पे जिसमें हम ह्यूमन बीइंग्स अपनी 1/3 ऑफ द लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं। 1/3 पार्ट ऑफ द लाइफ हमारा जो है वो सो के निकलता है, लेकिन फिर भी हम उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। So according to Ayurveda also, sleep is one of the tripod of life. 3 चीजें लाइफ में इंपॉर्टेंट है to be healthy. One is the sleep. तो sleep is so important. अगर आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हो, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, तो स्लीप के जो पैरामीटर्स हैं उसको आपको विजुअलाइज करना, उसको आपको असेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम स्लीप की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि जो स्लीप है उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं। आपने सुना होगा कि स्लीप हैज सम स्टेजेस, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि स्लीप की क्या क्या स्टेजेस हैं। इन बिटवीन अगर आपको कोई क्वेश्चंस आपको पूछने हैं तो आप जो है क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, बीच बीच में हम क्वेश्चंस के भी आंसर करते जाएंगे। सो स्लीप की जो स्टेजेस हैं, देयर आर 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस में सबसे पहले आती है, मतलब बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स, रेम स्लीप एंड NREM। दो जो NREM स्टेज है उसकी आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, N1, N2 एंड N3, और एक होती है रेम स्लीप। सो हमारी जो स्लीप की बिगनिंग होती है, बिगनिंग में हमारी होती है N1 स्टेज। N1 जो स्टेज होती है दैट इज द रिलैक्सेशन स्टेज, जिसमें हमारी मसल्स, हमारे लिम्स, हमारी पूरी बॉडी जो है रिलैक्सेशन में जाती है। एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, इज स्लीप अ मिथ? So sleep is the reality of the life. Sleep is not a myth. Sleep is the reality of the life, and in Ayurveda even it is called a tripod of life. So we cannot say it is a myth. It is myth नहीं है ये, लेकिन अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है, अगर आपकी स्लीप में डिस्टर्बेंस है, तो जो स्लीप के बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे। हम बात कर रहे थे स्टेजेस ऑफ स्लीप की। स्टेजेस ऑफ स्लीप में जो फर्स्ट स्टेज है उसमें हमारी बॉडी रिलैक्सेशन में जाती है, जो कि कुछ मिनट्स की होती है। इसके बाद जो N2 स्टेज है दैट इज लाइट स्लीप, जो कि 25 से 30 मिनट्स की ड्यूरेशन जिसकी हो सकती है, जिसमें हम जिसको कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि कच्ची नींद है, लाइट स्लीप उसको कहते हैं हम, जो कि स्टेज 2 है। और स्टेज 3 जो होती है स्लो वेव स्लीप होती है, जिसमें हमारी जो डेल्टा वेव्स हैं स्लीप की वो प्रोड्यूस होती हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज। इस स्टेज में हमारी बॉडी जो होती है डीप स्लीप में होती है। इस स्टेज में हमारी बॉडी हील करती है, बच्चों की ग्रोथ होती है, बॉडी की रिपेयर होती है, आपके इम्यून सिस्टम पे आपकी स्लीप जो है वो वर्क करती है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो N3 स्टेज है वो कैसी है, वो आप अचीव कितने टाइम के लिए कर रहे हो। और जो 4th स्टेज है दैट इज स्टेज R, जिसमें क्या होता है कि आप ड्रीमिंग स्टेज में होते हो, आपका ब्रेन जो है वो काफी एक्टिव रहता है उस टाइम पे। ये जो स्टेजेस हैं, ये जो 4 स्टेजेस हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो टर्न वाइज एक बाय एक आएंगी और इसी सीक्वेंस में रहेंगी। जैसे फर्स्ट स्टेज इज रिलैक्सेशन, सेकेंड स्टेज जो है वो बहुत बार रात में रिपीट हो सकती है। ये जो स्टेजेस है 4 to 5 टाइम्स हमारी एक रात में जो है रिपीट हो सकती हैं। रिलैक्सेशन के बाद आपकी लाइट स्लीप है, लाइट के बाद आपकी डीप है, डीप के बाद फिर से आप N2 में एंटर कर सकते हैं। N2 के बाद आप फिर R स्टेज में आएंगे जो कि ड्रीमिंग की स्टेज है। ड्रीमिंग स्टेज के बाद फिर से आप लाइट स्लीप में जाएंगे, N2 में जाएंगे, और फिर वापस आप अपनी जो है उठने से पहले जो आपकी स्टेज होती है दैट इज N2 स्टेज, और फिर आप मॉर्निंग में उठ जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो N3 स्टेज है, जिसमें डीप स्लीप होती है, जिसमें ग्रोथ रिपेयर होती है। अगर ये N3 स्टेज जो है वो डिस्टर्ब रहती है या उसकी ड्यूरेशन जो है वो कम होती है, हम इसको अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं,
तब हमारी जो बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने खुद भी प्रैक्टिकली ये चीज रियलाइज की होगी कि कभी अगर हम अच्छे से रात को सो नहीं पाते हैं तो नेक्स्ट डे हमारी जो एक्टिविटी लेवल है, हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल्स जो हैं वो डाउन हो जाते हैं। आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, फोकस, कंसंट्रेशन, ये सब चीजें आपकी पुअर हो जाती हैं। एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ वेट लॉस, क्योंकि इस टाइम में आपकी बॉडी में जब आप सोते हैं एवरी डे आपकी बॉडी में एक मैकेनिज्म शुरू होता है जिसमें आपकी बॉडी में से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्क्वेंजिंग की जाती है, जिसको हम ऑटोफेजी कहते हैं। लास्ट हमने जब फास्टिंग का सेशन किया था तब हमने ऑटोफेजी को एक बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कस किया था कि व्हाट इज ऑटोफेजी, इसको कैसे इनिशिएट करते हैं। और जो ऑटोफेजी का प्रोसेस है वो आपका स्टेज 3 में होता है। अगर ऑटोफेजी का प्रोसेस नहीं होता है, हमारी बॉडी में रिपेयर सिस्टम नहीं पूरा होता है, तो आपका नेक्स्ट डे स्पॉइल हो सकता है। और अगर ऐसा कंटिन्यूअसली बहुत दिन तक रहता है कि बहुत दिन तक आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है या आपकी जो स्टेज 3 है वो प्रॉपर नहीं होती है, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी को इन्फेक्शंस जल्दी कैच करना शुरू कर देती हैं। कोई भी बैक्टीरियाज, वायरसेस अगर एनवायरनमेंट में होते हैं तो आप जल्दी से इन्फेक्शंस को कैच करते हो, आप बीमार जल्दी होते हो, आपकी बॉडी एक्स हो सकती हैं, आपकी डेफिशिएंसीज इंक्रीज हो जाएंगी, आपकी बॉडी में एसिड लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं ये सब आप तब रियलाइज करते हो जब आपको इनसोम्निया जो है वो क्रॉनिक हो जाता है, मतलब काफी लंबे टाइम के लिए आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपनी 1/3 ऑफ द लाइफ सोते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो स्लीप है वो अच्छी हो, रेस्टफुल हो। अच्छा, 2 चीजें हैं, एक है स्लीप की क्वांटिटी, दूसरा है क्वालिटी। सो दोनों में विच वन इज द प्रायोरिटी? आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि आपकी क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑब्वियसली क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो हम क्वांटिटी को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि आप कितने लंबे आवर्स के लिए सो रहे हो, बट क्वालिटी मैटर्स मच। क्यों? क्योंकि उस टाइम में आपकी बॉडी हीलिंग में जाती है। सो क्वालिटी पे हमें फोकस ज्यादा करना है, क्वांटिटी पे भी फोकस रखना है कि एटलीस्ट 6.5 to 7 आवर्स आप एवरी नाइट सोते हो। एक्सेप्शंस कभी कभी हो सकती हैं कि कभी कभी आप जो है किसी फंक्शन में हो या किसी रीजन से आप जाग रहे हो, तो दैट इज नॉट सो बैड फॉर योर हेल्थ। बट अगर रेगुलर बेसिस पे ऐसा होता है तो उसके लिए यू हैव टू बी थॉटफुल और आपको अपनी जो स्लीप है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। सो स्लीप डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं? एक जिसको हम इंसोम्निया बोलते हैं कि नींद का कम आना या इन बिटवीन आपको डिस्टर्बेंस फील होना। आप 11 बजे बेड पे चले जाती हैं लेकिन नींद आपको आती है 2 बजे, तो दैट मीन्स आपकी स्टेज 1 और स्टेज 2 जो है वो ही लिंगर ऑन करती रहती है, आप स्टेज 3 में एंटर ही नहीं करते हैं, राइट? सो आपका जो स्लीप डिसऑर्डर्स की जो 3-4 टाइप्स होती हैं उसमें 1 इज इंसोम्निया, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लिए हम सारे ये मेजर्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे कि मेजर्स क्या क्या हमें अडॉप्ट करने चाहिए। सेकेंड जो डिसऑर्डर होता है दैट इज स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया में क्या होता है कि आपका जो जब आप सोते हो तब उस टाइम पे ब्रीदिंग कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, कुछ सेकंड्स के लिए ब्रीदिंग आपकी हैम्पर होती है, कुछ मिनट्स के लिए हैम्पर हो सकती है, विच इज वेरी डेंजरस फॉर यू। आपकी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। दिस कैन लीड टू डायबिटीज, दिस कैन लीड टू हाइपरटेंशन, दिस कैन ऑल्सो लीड टू ब्रेन स्ट्रोक। सो ये सब साइड इफेक्ट्स होते हैं स्लीप एपनिया के। यूजुअली लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है कि आपकी जो मसल्स हैं वो एयरवेज को ब्लॉक कर लेती हैं, जिस वजह से सोते टाइम आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। स्लीप एपनिया इज वन ऑफ द स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप एपनिया के रीजंस क्या क्या होते हैं? जेनेटिक हो सकता है, ओबेसिटी जो है इसका सबसे बड़ा रीजन होता है स्लीप एपनिया का, कि ओबीज होने की वजह से आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वेट रिडक्शन इज वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ स्लीप एपनिया।
एक स्लीप डिसऑर्डर होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसमें आपकी जो मसल्स हैं, लेग्स की जो मसल्स हैं, वो रिलैक्स नहीं हो पाती हैं। उनकी नॉन रिलैक्सेशन की वजह से आपको नींद नहीं आती है। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें आपको अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन में कैसे लेके जाना है, अपनी लेग्स को रिलैक्स कैसे कराना है, वो सब टेक्निक्स अडॉप्ट करने के साथ साथ अपने विटामिन्स एंड मिनरल्स पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ड्यू टू विटामिन डेफिशिएंसी या मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट एक जो स्लीप डिसऑर्डर है दैट इज शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर। मुझे लगता है किसी ने क्वेश्चन भी पूछा है, स्टडिंग लेट नाइट इट्स अ रूटीन बट आई वेक अप लेट इन मॉर्निंग। सो दिस इज बेसिकली वी आर गोइंग अगेंस्ट द सर्केडियन रिदम। अगर आप लेट नाइट जो है वो स्टडी करते हो और सुबह आप लेट उठते हो, दैट इज ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ स्लीप डिसऑर्डर या फिर स्लीप डिस्टर्बेंस। उसका रीजन क्या होता है उसके बारे में भी हम आगे जानने वाले हैं। आगे जब हम करेंगे इस सेशन को तो यू विल कम टू नो कि टाइम पे सोना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है कि हम अपने टाइम से अगर लेट सोते हैं और लेट उठते हैं और हम उसको कंसिडर करें कि इट इज हेल्दी। इट इज नॉट हेल्दी, ठीक है। इसके भी आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट होंगे, मे बी आपको अभी अपरेंटली जो है वो रियलाइज नहीं हो पा रहे हैं। सो शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर क्या होता है कि कुछ लोग जो है नाइट शिफ्ट में वर्क करते हैं और दिन में उनकी जो नींद है वो पूरी नहीं होती है। उसका कारण है हमारी बॉडी की डिजाइनिंग। हमारी जो बॉडी है दैट इज डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू द सर्केडियन रिदम। मतलब हमारी बॉडी में जो हार्मोन सिक्रीशन होती है जो नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन के लेवल्स कब बॉडी में बढ़ते हैं? जब हमारी सनसेट हो जाता है। सनसेट होने के बाद यूजुअली 9:30 से लेके 11 o'clock का जो टाइम है उस टाइम पे हमारा मेलाटोनिन हार्मोन पीक पे रहता है। मेलाटोनिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द पीनियल ग्लैंड इन द ब्रेन, जो कि स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो मेलाटोनिन हार्मोन जो है उसका पीक होता है 9:30 से लेके 11 o'clock के अराउंड। और अगर आप इसका अपोजिट करते हैं तो देयर इज अ लैक ऑफ मेलाटोनिन। जब तक डे लाइट रहता है तो हमारी बॉडी में ऐसी सिग्नलिंग होती है कि अभी दिन चल रहा है, अभी सोना नहीं है। हमारी बॉडी स्लीप मोड में एंटर नहीं करती है। वो अलग बात है कि पूरी रात आप जागे हो तो दिन में आपको नींद आती है क्योंकि आपकी बॉडी थक चुकी है, आपका माइंड थक चुका है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं होगी जो रात को सोने में होती है। सो सर्केडियन रिदम की डिस्टर्बेंस होना भी एक तरह से स्लीप डिसऑर्डर में काउंट किया जाएगा। एक और जो स्लीप डिसऑर्डर होता है दैट इज नेक्रोलेप्सी। नेक्रोलेप्सी इनहेरिटेंस में भी हो सकती है। नेक्रोलेप्सी होता क्या है? नेक्रोलेप्सी में आपका जो डे टाइम है उसमें आप बहुत स्लीपी फील करते हो, उसमें आपको लगता है कि आपको बहुत नींद आ रही है और रात को आपका जो स्लीप का क्वालिटी है वो पुअर हो जाता है। दैट इज अगेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। तो ये सारे स्लीप डिसऑर्डर्स की जो है टाइप्स हैं। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लाइफस्टाइल के साथ रिलेट करते हैं दैट इज इंसोम्निया। इंसोम्निया इज वेरी कॉमन, हो किसी भी एज में सकता है। बच्चों को भी इंसोम्निया हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो ऑनसेट की मोस्ट कॉमन एज है दैट इज 40+। 40+ की फीमेल्स इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती हैं, लेकिन ओल्ड एज में ये मेल्स और फीमेल्स दोनों को अफेक्ट करता है। एजिंग की वजह से भी आपकी जो स्लीप की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों जो है वो हैम्पर करती हैं। जब भी एज जैसे जैसे बढ़ती है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जब आपकी एज बढ़ती है तो आपका बॉडी जो है उसमें वात एलिमेंट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जब भी एजिंग होती है, एजिंग में वाता एलिमेंट बढ़ता है और वो स्लीप की डिस्टर्बेंस को कॉज करता है। जितना भी बॉडी में डिटीरियोरेशन होता है, डिटीरियोरेशन में आपका हेयर का फॉल होना, हेयर ग्रेइंग होना, रिंकल्स होना, आपकी मसल वेस्टिंग होना, आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस होना, आपकी बॉडी का वीक हो जाना, ये सारे एजिंग के साइंस हैं। सो इसी में से एक साइन है आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस होना ड्यू टू एजिंग। लेकिन इन सबको अपने लाइफस्टाइल पे जो है फोकस करके, अपनी डाइट पे फोकस करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्लीप को इम्प्रूव हम कर सकते हैं। सारिका, एनी क्वेश्चन?
इंस्टाग्राम पे। सो जसनीत इज अगेन आस्किंग कि अगर मैं लेट नाइट पढ़ाई नहीं करती हूँ तो कंपटीशन बहुत हाई है। आपको पढ़ाई करने के लिए या स्टडी के लिए मना नहीं किया गया है, लेकिन यू हैव टू फॉलो सर्केडियन रिदम। आई मीन इट इज ऑलवेज गुड कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ाई करो। अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठते हो, अराउंड 4 to 5 भी आप उठ सकते हो। जिस तरह से आप लेट नाइट सोते हो उसी तरह से आप जो है अर्ली मॉर्निंग उठ भी सकते हो। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो तब आपको पढ़ाई में कंसंट्रेशन भी ज्यादा बनेगी और स्लीप की डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। जैसे कि मैंने बताया कि सर्केडियन रिदम जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑप्टिमम सेक्रीशन ऑफ ऑल द हॉर्मोन्स, स्लीप हॉर्मोन्स बेसिकली। सो अगर आप उस टाइम को डिस्टर्ब करते हो तो ऑब्वियसली आपकी जो है मेलाटोनिन की क्वांटिटी पुअर होगी। मेलाटोनिन पुअर होगा तो स्लीप की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। सो दैट इज द रीजन पुराने टाइम में भी अगर हम देखें, जब हम स्टूडेंट थे तो हमें यही समझाया जाता था कि लेट नाइट आपको नहीं जागना है, आपको सुबह उठ के पढ़ना है। सुबह उठ के जितना हम पढ़ते हैं उतना ज्यादा रिटेंशन रहती है, उतना ज्यादा याद होता है। लेकिन अभी क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, हमारे कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं, जिस वजह से आजकल स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो लेट नाइट जाग के पढ़े और मॉर्निंग में वो लेट उठते हैं। सो अगर आप इसको धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप इस चीज को चेंज कर सकते हो, अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो। सडनली तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इन चीजों को चेंज कर सकते हो, अपनी हेल्थ में डिफरेंस फील कर सकते हो। अभी एज अ स्टूडेंट आपको कुछ भी रियलाइजेशन नहीं होगी कि आपने क्या अपने साथ चेंज किया है या क्या आप अपने लाइफस्टाइल में गलत कर रहे हो। वंस यू विल बी 40+ तब आपको धीरे धीरे उसके साइड इफेक्ट जो है वो रियलाइज होने शुरू हो जाते हैं। फ्यूचर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपका प्रेजेंट डिसाइड करता है आपके फ्यूचर को। सो ऑलवेज थिंक अबाउट इट कि मुझे रात को बहुत लेट नाइट तक नहीं पढ़ना है, आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है। देयर इज वन मोर क्वेश्चन ऑन द फेसबुक। Working night shift in hospital, ma'am, will this impact my health in long run? See, definitely लॉन्ग रन में इसका नेगेटिव इफेक्ट तो होगा, बट आई वुड से कि क्योंकि आप एक हॉस्पिटल में काम करते हो और आपका वर्क प्रोफाइल ऐसा है जिस वजह से आपको रात को जागना पड़ता है, यू आर नॉट वर्किंग ऑन द स्क्रीन, तो मुझे नहीं लगता कि इट इज सो बैड फॉर योर हेल्थ। क्योंकि एक तो दिस इज अ नोबल कॉज अगर आप हॉस्पिटल में वर्क करते हो, बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स, और पेशेंट्स की केयर करने में जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है, जो एक कंटेंटमेंट होती है, वो आपके नेगेटिव इम्पैक्ट को, जो स्लीप का नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसको बैलेंस करने में आपका हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं आपके जो सारे एक्शंस हैं वो बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। बाकी जो रिचुअल बना है, जो सर्केडियन रिदम बना है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो उसका रहेगा ही रहेगा। बट जो लोग सिस्टम पे काम करते हैं, बैठ के काम करते हैं, या जो नेटफ्लिक्स देखते हैं रात को लेट नाइट्स तक, उनकी बॉडी पे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है एज कंपेयर टू वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट, जिसमें कि आपको पीपल इंटरेक्शन है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। सो एटलीस्ट आपका एक पार्ट जो है दैट इज सेफ कि यू आर नॉट एक्सपोज टू द ब्लू लाइट। So we discussed about the stages of the sleep and sleep disorders की कितनी टाइप्स हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो स्लीप का पैटर्न है उसमें डिस्टर्बेंस के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और उन रीजंस पे हमें वर्क कैसे करना है। स्लीप डिस्टर्ब क्यों होती है और उसके टिप्स क्या हैं स्लीप को इम्प्रूव करने के। क्वालिटी भी इम्प्रूव करना है हमें, क्वांटिटी भी इम्प्रूव करना है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज स्टॉप ब्लू लाइट। ब्लू लाइट से आप मतलब समझ ही गए हैं मेरा कि अगर हम लैपटॉप पे काम करते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम मोबाइल पे सोशल मीडिया पे हैं, ऑल दीज अफेक्ट्स आर स्लीप क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। जितना भी ब्लू लाइट रेडिएशन एमिट होता है वो हमारे मेलाटोनिन को सिक्रीशन से रोकता है
क्योंकि वो मिमिक करता है डे लाइट से। जो ब्लू लाइट होता है, ब्लू लाइट की जो मिमिक्री है वो डे लाइट से होती है। इस वजह से हमारी बॉडी इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाती है कि हमें सोना है, या जो मेलाटोनिन का सिक्रीशन है वो पुअर हो जाता है। सो आपको अपने सारे गैजेट्स जितने भी आप यूज करते हो उन सबको मिनिमम 1 घंटा एंड द बेस्ट इज 3 आवर्स बिफोर द बेड टाइम सबको अपने रूम से बाहर रखना है। आपके रूम के अंदर भी कोई गैजेट्स नहीं होने चाहिए जो कि रेडिएशंस को एमिट करते हैं, राइट। वाईफाई आपको ऑफ करना है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं कोशिश करके ऑफ करके आपको सोना है। और 1 घंटा पहले करना क्या है, फिर आपने मोबाइल तो ऑफ कर दिया। इट्स नॉट दैट इजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप जब भी करके देखोगे तो हो सकता है कि आपको मोबाइल विड्रॉल सिम्टम्स भी आए। इतना इजी नहीं है कि अगर आपको आदत है कि आप मोबाइल पे स्क्रॉल करते हो हर रोज रात को लाइट ऑफ करने के बाद और आप एकदम से 1 घंटा पहले मोबाइल रख दोगे, इतना इजी नहीं है। विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करूं। तो उसके लिए करना क्या है, द बेस्ट ऑप्शन इज रीडिंग अ बुक। आप बुक्स रीड करने की आदत बनाइए। जैसे हम करते हैं ना, किसी भी स्पिरिचुअलिटी में अगर हम एंटर करते हैं या किसी का लेक्चर हम सुनते हैं तो हमें बहुत नींद आती है। उसी तरह से जब हम बुक्स को पढ़ना शुरू करेंगे, बुक्स फिर उससे क्या होगा, नींद इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अगर इफ यू गो बैक टू योर चाइल्डहुड ना, जब आप स्टूडेंट थे रात को पढ़ने को कहते तो सबसे ज्यादा नींद आती थी। जैसे ही बुक खुलती है वैसे ही नींद आ जाती है। सो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द एक्चुअल वे। तो गुड अच्छे बुक्स कलेक्ट कीजिए और रात को 1 घंटा पहले स्टार्ट रीडिंग द बुक। मोबाइल को छोड़ के धीरे धीरे इस चीज की आदत बनाएंगे। एंड सेट अ रूल इन योर हाउस। अपने घर में इसका एक रूल सेट कीजिए कि आपको सबको 1 घंटा पहले जो स्विच ऑफ कर सकते हैं मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए, स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं तो उनको साइलेंट मोड पे, लेकिन अपनी बॉडी से दूर रख के सोना है, अपने रूम से बाहर निकाल के सोना है, ताकि उसकी रेडिएशन आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब ना करें, आपके वेट लॉस प्रोसेस में हैम्पर ना करें, आपकी कंसंट्रेशन को पुअर ना करें। सो आपको इससे हर तरफ से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा अगर आप रात को मोबाइल अपने से दूर रखेंगे। सो दिस इज नंबर 1 टिप कि आपको मोबाइल जो है वो आपकी मोबाइल है, लैपटॉप है या कुछ भी है जिससे भी ब्लू लाइट एमिट होती है वो दूर रखना है अपनी बॉडी से। अब दूसरी चीज है, जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं वो क्या करेंगे, वो कैसे ब्लू लाइट से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। तो उनके लिए क्या करना है, उनको ब्लू लाइट जो फिल्टर ग्लासेस होते हैं वो वियर करना है जब भी वो रात को इस पे सिस्टम पे वर्क करते हैं। ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस आप मार्केट से बाय कीजिए तो आपकी बॉडी पे रेडिएशन का इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा, राइट। सेकेंड जो चीज है जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकती है या आपको नहीं करनी चाहिए, दैट इज कैफीन एंड चॉकलेट। कैफीन हमें जो है एक्टिवेट करती है, हमारे बॉडी सिस्टम को एक्टिवेट करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती है। तो शाम के टाइम पे 6-7 बजे के बाद कोई कॉफी या चॉकलेट्स का कंजम्पशन जो है वो हमें नहीं करना चाहिए, सो दैट जो हम रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, जब स्टेज 1 में हम रिलैक्स करते हैं वो स्टेज को हम जल्दी से अचीव कर पाएं। तो अगर आपको भी हैबिट है कि आप रात को कॉफी पीते हैं डिनर करने के बाद, या आपको कोई ऑफर करता है तो कॉफी, अगर आपको यूर फॉन्ड ऑफ कॉफी तो आप मॉर्निंग में पी लीजिए, आफ्टरनून में पी लीजिए, लेकिन इवनिंग टाइम में आपको कॉफी नहीं पीना है, राइट। सो थर्ड जो चीज है वो है आपका डिनर। आपका डिनर भी इसका कारण हो सकता है कि आपकी नींद डिस्टर्ब कर रहा हो। वो कैसे, अगर आप सोने से जस्ट पहले डिनर करके सोते हैं तो हो सकता है कि आपका डिनर जो है वो डाइजेशन में चल रहा है और डिनर आपका जो है एसिडिटी कॉज कर रहा है, ब्लॉटिंग कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो है नींद में डिस्टर्बेंस हो रही है। जब भी आप सोते हैं तो आपका जो स्टमक है वो फ्री होना चाहिए सोने के टाइम पे, राइट। तो आपका डिनर अगर 3 घंटे पहले आप फिनिश कर लेते हैं तो आपको कोई एसिडिटी नहीं होगी, कोई ब्लॉटिंग नहीं होगी, आप अपनी स्लीप पे पूरा फोकस कर सकते हैं। सो आप 3 घंटे पहले अपना डिनर फिनिश करके देखिए। कुछ दिन आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी भूख लग रही है या आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है, बट आफ्टर सम टाइम सब चीजें सेटल हो जाएंगी,
कुछ दिनों में एटलीस्ट 3 वीक्स के लिए कोई भी चीज आप प्रैक्टिस करें, तो उसी के बाद आप उसको जज कर सकते हैं कि वेदर दिस थिंग इज फॉर मी और नॉट। 3 वीक से पहले आपको नहीं पता चलेगा। 3 वीक्स तक अगर आपने इस चीज को प्रैक्टिस कर लिया कि आप अपना डिनर 3 घंटे पहले फिनिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्लीप की जो क्वालिटी है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी, आपका डाइजेशन काफी अच्छा हो जाएगा पहले से। सो कोशिश करिए अडॉप्ट करने की इस चीज को कि अपना डिनर 3 घंटे पहले आप फिनिश कर लेते हैं, एंड दैट शुड बी ऑन द लाइटर साइड। आपको लाइट डिनर पे भी फोकस करना है, बहुत हेवी डिनर करके नहीं सोना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी डाइजेशन में वर्क करती रहेगी तो आपके स्लीप के हार्मोन्स कब सिक्रीट होंगे। आपकी बॉडी को अगर आप बिजी करके रखेंगे तो वो स्लीप पे फोकस नहीं कर पाएगी। आपकी बॉडी शुड बी फ्री, माइंड शुड बी रिलैक्स्ड। जब भी आपको सोना है आपकी माइंड जो है वो बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। सो हमारे पास फेसबुक पे क्वेश्चन आया है, डार्क चॉकलेट तो पोस्ट डिनर डाइटिशियंस एडवाइस करती हैं मोस्टली। देखो, डार्क चॉकलेट जो होती है दैट इज हेल्दी, नो डाउट, बट इट इज नॉट सुपर हेल्दी। तो एक स्क्वायर ऑफ डार्क चॉकलेट आपने इसलिए खाया कि आपको स्वीट क्रेविंग्स हो रही थी, और एक पूरी चॉकलेट खाना कि अब डार्क चॉकलेट हेल्दी होती है तो उसको पूरा खा लो, दोनों में डिफरेंस है। अगर आप एक स्क्वायर डार्क चॉकलेट का इसलिए खाते हो कि आपको स्वीट क्रेविंग्स हो रही थी तो इट्स फाइन, वो उसमें उतना कैफीन नहीं होगा कि वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करे। लेकिन एक फुल बार ऑफ डार्क चॉकलेट डेफिनेटली कैन हैम्पर योर स्लीप। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है, राइट। सो हम थे कॉजेस पे एंड रेमेडीज पे। हाँ बताओ सारिका। साक्षिता की कोई क्वेश्चंस है? बोलो। एक सेकंड, मेरे इसमें शो नहीं हो रहा, उसमें दिखेगा। साक्षिता, अच्छा, देयर इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम प्रिया वर्मा, स्ट्रेस कितना इम्पैक्ट करता है? डेफिनेटली प्रिया जी, स्ट्रेस जो है वो बहुत ही बड़ा मेजर कॉज है स्लीप डिस्टर्बेंस का, उस पे भी हम आने वाले थे। चलो इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट रहता है हमारी स्लीप पे। स्ट्रेस जब भी हमें होता है या सोने से 1 घंटा पहले हमारी कुछ ऐसी कन्वर्सेशंस हो जाती हैं आपस में, स्ट्रेसफुल कन्वर्सेशंस हो जाती हैं, या हम कोई बैड न्यूज देखते हैं न्यूज चैनल पे, बहुत सारे कुछ, मतलब इतना आजकल एक तो वो होता है ना, न्यूज चैनल वाले हर चीज को हाइप करके दिखाते हैं और हर चीज की डाउन साइड ज्यादा दिखाई जाती है हमें। तो कुछ भी ऐसी नेगेटिव चीजें होती हैं, या क्रॉनिक स्ट्रेस आपको है, या आप डीप थिंक करो, तो उससे क्या होता है, उससे आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाता है। कॉर्टिसोल इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल जब भी इंक्रीज होगा आपका, दैट विल डिस्टर्ब योर स्लीप। क्यों? क्योंकि जो कॉर्टिसोल का एक नेचुरल साइकिल है हमारी बॉडी में, तो उसमें क्या होता है, रात को कॉर्टिसोल लेवल्स आर डाउन, नेचुरली वो डाउन होते हैं ताकि हम सो सके, ताकि हमारी नींद अच्छी हो। लेकिन अगर हमारा स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल लेवल हाई है, हम कुछ सोचे जा रहे हैं, एक के बाद एक थॉट्स आ रही है, ना तो हमारी बॉडी रिलैक्सेशन मोड पे जाएगी, ना हम स्लीप की स्टेजेस को अचीव कर पाएंगे। और कॉर्टिसोल लेवल जो होता है हमारा सबसे लोएस्ट कब होता है, दैट इज एट 2 PM, रात के अराउंड 2 AM सॉरी। तो उस टाइम पे सबसे लोएस्ट लेवल्स कॉर्टिसोल के होते हैं। और अगर हमने स्ट्रेस लिया किसी चीज का और स्ट्रेस हार्मोन हमारा बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली जो स्ट्रेस है वो आपकी स्लीप पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। अब उसको हमें कवर अप करने के लिए या उसको टैकल करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही वे है कि जो भी स्ट्रेस, क्योंकि हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते, है ना, लाइफ, वट एवर लाइफ इज गिविंग अस, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। हम अपने सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते, बट वी कैन चेंज आवरसेल्फ। हम अपनी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं, माइंड को चेंज कर सकते हैं। सो उसका वे क्या है कि इफ देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस अराउंड अस, तो हम उसके इम्पैक्ट को कैसे नलीफाई करें कि वो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट ना करे, हमारी स्लीप उससे डिस्टर्बेंस ना हो। सो उसके लिए द बेस्ट थिंग इज, जो हमने बताया कि 1 घंटा पहले आपको सारे गैजेट्स बंद करने हैं, आपको कोई अच्छी बुक रीड करनी है, इसके साथ साथ यू हैव टू प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल जो है वो डाउन जाता है। उस कॉर्टिसोल लेवल को पैसिफाई करने के लिए, डाउन करने के लिए डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन इज द ओनली वे कि हम मेडिटेशन करें रात को सोने से पहले, हम डीप ब्रीदिंग करें। जब भी आपका सोने का टाइम होता है, लेट्स से इट इज अराउंड 10:30, तो आपको 9:30 लाइट्स को स्विच ऑफ करके, या तो आप बुक रीड कर रहे हो तो स्विच ऑन ही रखोगे, और बुक रीड करने के बाद
अगर बुक रीडिंग नहीं करना है तो आप कोई अच्छा सा एक सूदिंग म्यूजिक प्ले करके डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, या योग निद्रा प्रैक्टिस कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, वट एवर वे यू फील लाइक डूइंग, आप उसी तरीके से अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। डीप ब्रीदिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और आपको उसके रिजल्ट्स कब मिलेंगे, एक दिन दो दिन करने पे नहीं होगा। यूजुअली लोग क्या करते हैं, डीप ब्रीदिंग भी गलत तरीके से करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उसमें। और हाँ, कुछ लोगों ने मुझे ये भी कंप्लेंट की है कि जब भी वो डीप ब्रीदिंग करते हैं उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है, उनको हेडेक होना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? दैट इज कि वो फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, जबकि जब हमें डीप ब्रीदिंग करना है इतना स्लो, इतना पीसफुली हमें करना है कि हमें खुद को भी ब्रेथ की जो साउंड है वो सुनाई ना दे। तो बहुत ही आराम से आपको इस तरह से नॉस्ट्रल को बंद करके यू हैव टू इनहेल एंड फिर एक्सहेल। सबसे पहले इनहेल और एक्सहेल से हम स्टार्ट करेंगे, और 10 मिनट्स की डीप ब्रीदिंग कैन ब्रिंग लॉट ऑफ चेंज इन योर बिहेवियर, इन योर स्लीप क्वालिटी, इन योर बेसिकली एनर्जी लेवल्स। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छा होता है। जितना ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होगा उतना ही आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो बेटर वर्क करेंगे। और ये आपको पता ही है कि जो जितने भी हार्मोन सेक्रीशन होती है वो हमारे ब्रेन से होती है। ब्रेन के पार्ट्स अलग अलग हार्मोन्स को सेक्रीट करते हैं। सो ब्रेन की फंक्शनिंग को प्रॉपर करने के लिए वी नीड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से आएगी? डीप ब्रीदिंग। आपको अपने ब्रेथ पे फोकस करना है टू लोअर डाउन द कॉर्टिसोल लेवल, तो डेफिनेटली आपका स्लीप इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज रिलेटेड टू स्ट्रेस। तो कोई भी स्ट्रेसफुल कन्वर्सेशन नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रात को सोने से पहले, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं, सब कुछ आपको पॉजिटिव। और हाँ, एक चीज आप और कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना। आप अपना एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट कीजिए, जिसमें आपके पूरे दिन में वो 3 चीजें जो आपको बहुत अच्छी लगी हैं और आपके साथ बहुत अच्छी हुई हैं, से थैंक यू टू गॉड फॉर देम। ठीक है, जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखेंगे तो आप किस चीज पे फोकस करेंगे? यू विल फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट ऑन द नेगेटिव। सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क कि आप अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, आप उसमें अपने दिन की 3 बेस्ट चीजें लिख दीजिए। दिस विल टेक अराउंड 5 to 7 minutes ओनली टू थिंक अबाउट द एंटायर डे। और एंटायर डे में हमें नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है, जो कुछ पॉजिटिव होता है हमारे साथ, वी हैव टू थिंक ओनली दैट। सो ग्रैटिट्यूड जर्नल, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ये सब चीजें आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेंगी। स्ट्रेस आपको किसी भी चीज का हो सकता है कि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो लाइफ में, लेकिन फिर भी स्ट्रेस है। डीप थिंकिंग आप करते हैं, अननेसेसरी चीजों को सोचते हैं, तो थोड़ा सा एटीट्यूड को भी चेंज करना होगा, और थोड़ा डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन से अपने कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करना होगा, सो दैट यू कैन स्लीप रेस्टफुली। राइट, सो जो नेक्स्ट हमारा है रीजन, या फिर हम रेमेडी इसको बोलेंगे, दैट इज मिनरल डेफिशिएंसी। स्लीप की जो डिस्टर्बेंस है, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द मिनरल डेफिशिएंसी, स्पेशली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो जब भी कैल्शियम या मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स नहीं कर पाती हैं। हमने स्टेज 1 में, स्टेज 2 में अपनी बॉडी की मसल्स की रिलैक्सेशन के बारे में डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमारी बॉडी क्या होती है, अपने आप को रेडी करती है सोने के लिए, दैट इज थ्रू रिलैक्सेशन। अगर वही प्रॉपर नहीं होगी तो स्टेज 3 तो हम अचीव कर ही नहीं पाएंगे। तो स्टेज 2 को अचीव करने के लिए आपकी बॉडी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो डाइट है दैट शुड बी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आपको एक बैलेंस डाइट लेना है ताकि आपके बॉडी में कोई भी मिनरल और विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो। सो इसके लिए कुछ चीजें आप ये भी फॉलो कर सकते हो कि जैसे आपके लास्ट मील में यू कैन इंक्लूड सम कैश्यूज, आलमंड्स, पिस्ता, ये सब चीजें मिल्क आप ले सकते हो, जिसमें कि मेलाटोनिन को बढ़ाने की पावर होती है। मेलाटोनिन को बढ़ाने के टिप्स अगर हम डिस्कस करें तो उसमें कुछ हर्ब्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स भी ऐसी होती हैं जो आपकी स्लीप को इंड्यूस कर सकती हैं, जैसे कि ब्राह्मी है, अश्वगंधा है। दीज विल हेल्प अस इन रिलैक्सेशन। केसर को जब हम दूध में डाल के पीते हैं या पानी में अगर पीते हैं तो केसर ऑल्सो हेल्प्स इन
रिलैक्सेशन। सो इन सब चीजों से आपकी बॉडी रिलैक्सिंग मोड में जाएगी। ये सब चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं अच्छी नींद के लिए। लेकिन कोई भी नई चीज आपको विदाउट कंसल्टेशन अपने आप से स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम बॉडी को एज अ होल देखें तो स्लीप इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट इन द बॉडी। तो आपकी पूरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है और प्रॉब्लम्स क्या हैं, सब चीजों को वे करके ही आपको किसी ऐसी रेमेडी पे जाना है कि वो आपकी स्लीप में हेल्प कर रही है। कोई भी नई चीज अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे लिए है, हमारी बॉडी टाइप के लिए है भी या नहीं भी, राइट। सो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रिया इज आस्किंग, क्या डिनर स्लीप को इम्पैक्ट करता है? प्रिया जी, इस चीज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिनर डेफिनेटली आपकी स्लीप को इम्पैक्ट करता है। अगर आप हैवी डिनर लेते हैं और सोने से जस्ट पहले डिनर लेते हैं तो आपकी डाइजेशन जो है दैट इज स्टिल ऑन द वर्क। वो आपके जो खाना है, जो आपने फूड खाया है, दैट इज स्टिल इन योर इंटेस्टाइन, जिसका कि डाइजेशन हो रहा है। दैट मीन्स योर बॉडी इज स्टिल बिजी, है ना, डाइजेशन में। बट वी नीड आवर बॉडी टू बी फ्री फॉर द स्लीप हॉर्मोन्स टू सिक्रीट। तो हमें खाना 3 घंटे पहले खाना है। खाने में जितनी भी सिट्रस चीजें हैं या बहुत सॉर फूड्स हैं, दोज नीड टू बी अवॉइडेड, क्योंकि सॉर फूड्स आपको एसिडिटी दे सकते हैं। और अगर एसिडिटी होती है, ब्लॉटिंग होती है, तब भी हमें स्लीप में प्रॉब्लम होती है। तो कुछ लोगों को ये हैबिट होती है कि रात को लेमन वाटर लेते हैं या रात को एप्पल साइडर विनेगर फॉर द सेक ऑफ वेट लॉस। तो बिल्कुल बेड टाइम पे आपको जितनी भी खट्टी चीजें हैं, जितने सॉवर फूड्स हैं, वो सब अवॉइड करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो सके, उसमें कोई भी एसिड लेवल जो है वो राइज ना करे। सो जितना बॉडी को हम अल्कलाइन साइड पे रखेंगे उतना हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस कम होंगी। जितना इन्फ्लेमेशंस कम होंगी हमारी स्लीप की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी उससे। सो हम थे मिनरल डेफिशिएंसी पे। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का ये मतलब नहीं है कि अगर हमारी स्लीप डिस्टर्बेंस है और मैंने आज बता दिया कि कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से हो सकती है और कल से ही हमने सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर दिए। ऐसा हमें नहीं करना है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हम डेफिनेटली खाने से कंप्लीट कर सकते हैं, बैलेंस्ड मील से कंप्लीट कर सकते हैं। देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अराउंड अस। इसके लिए हमने सेपरेट वीडियोस भी बना रखी हैं, तो आप वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो। लिंक हम आपको इसके बाद ना लाइव सेशन के बाद विल गिव यू द लिंक्स के कैल्शियम के सोर्सेज क्या क्या हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी हम लिख देंगे कि मैग्नीशियम के सोर्सेज क्या क्या हैं। पंपकिन सीड्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ मैग्नीशियम ना। जितने भी होल ग्रेन्स हैं, होल सीरियल्स हैं, सब में जो मैग्नीशियम होता है अच्छा होता है। कैल्शियम का तो पता ही है हम सबको कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, सेसमे सीड्स हैं, आलमंड्स हैं, चिया सीड्स हैं, इन सब में कैल्शियम अच्छी अमाउंट में मिलता है। तो हमें ध्यान देना है कि हमारी जो डाइट है दैट शुड बी वेल बैलेंस्ड विद ऑल द फूड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू आवर स्टेज ऑफ लाइफ, है ना। बच्चों के लिए क्या है, फीमेल्स के लिए क्या है, मेल्स के लिए क्या है। सो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी डाइट का जो है वो पूरा फोकस रखना है फॉर द स्लीप क्वालिटी टू इम्प्रूव, राइट। सो नेक्स्ट जो रीजन है, 7th रीजन कुड बी यूरिन आउटपुट। सो आपका रात को बार बार यूरिनेशन के लिए, पी के लिए उठना भी एक रीजन हो सकता है जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर रहा है। डायबिटीज के पेशेंट्स में ऐसा होता है कि रात को उनको बार बार उठना पड़ता है। ब्लैडर की इरिटेशन किसी को होती है, यूरिनरी ब्लैडर की इरिटेशन की वजह से भी आपको बार बार उठना पड़ सकता है। प्रोस्टेट के पेशेंट्स को बार बार उठना पड़ता है। या फिर एक जो कॉमन कॉज हो सकता है वो हो सकता है कि इवनिंग में, रात को अगर आपका वाटर इनटेक इज वेरी हाई, तब भी आपको बार बार यूरिनेशन के लिए उठना पड़ेगा। तो दैट कुड बी अ रीजन फॉर द स्लीप डिस्टर्बेंस। सो अगर आप भी उनमें से हैं जो रात को पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, तो आप एक रूल बना लीजिए कि शाम को 7 o'clock के बाद आपको पानी सिर्फ रिक्वायरमेंट बेसिस पे थोड़ा पीना है, कोई भी लिक्विड्स बेसिकली। तो रात को लिक्विड्स का इंटेक जो है वो कम कर दीजिए। प्रोस्टेट के पेशेंट्स, ब्लैडर इरिटेशन जिनको होती है, उन सबको जो फ्लूइड इंटेक है बाय द इवनिंग आपको रिड्यूस करना है, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। सो नेक्स्ट जो रीजन है जिसमें स्लीप डिस्टर्बेंस होती है दैट इज स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्लीप एपनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो ब्रेथ है, हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो रुक जाती है कुछ टाइम के लिए
ड्यू टू द मसल्स के मसल्स आपके एयरवेज को ब्लॉक कर लेती हैं। स्लीप एपनिया की अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको स्लीप स्टडी करवाना है। स्लीप स्टडी करवाने के बाद एप्रोप्रिएट आपको मेजर लेना है कि आपको वेट रिडक्शन की जरूरत है या फिर आपको सीपैप की जरूरत है। जिस तरह से भी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं उस तरह से आप फर्दर एक्शन ले सकते हैं। स्लीप एपनिया अगर आपका रीजन है कि उसकी वजह से आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। एजिंग की वजह से स्लीप डिस्टर्ब होती है, तो एजिंग की वजह से अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब है तो अगेन आपको अपने लाइफस्टाइल पे फोकस रखना है। आपको जितने टिप्स मैंने ऊपर बताए हैं सब टिप्स फॉलो करने हैं कि डिनर को जल्दी करना है, आपने डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी रीजन से आपकी बॉडी में वाता एलिमेंट जो है वो बढ़ा हुआ है, एग्रेवेटेड है, तो उसको पैसिफाई करने के लिए भी डीप ब्रीदिंग इज वेरी हेल्पफुल। जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं सब में अगर हम डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करवाएं तो वो काफी हद तक रिजॉल्व हो सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ हर्ब्स हमने डिस्कस की थी कि ब्राह्मी जो है, आप ब्राह्मी की हर्ब जो है तुलसी ब्राह्मी टी जैसे कि मार्केट में अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। आप इसके साथ साथ जो है अपने केसर वाटर ले सकते हो, अश्वगंधा की टैबलेट्स या अश्वगंधा का पाउडर ले सकते हो। अगर इन सब में से आपको किसी भी चीज की जरूरत लगती है तो वो आपको विदाउट कंसल्टेशन नहीं लेना है। बट यस, जितने हमने टिप्स डिस्कस किए हैं कि ये रीजंस हो सकते हैं स्लीप डिस्टर्बेंस के और ये उनकी रेमेडीज हैं, उनको आप जरूर फॉलो करके देखिए। डेफिनेटली आपकी स्लीप में इंप्रूवमेंट हो जाएगी। स्लीप इज वन ऑफ द पैरामीटर जो कि हम अंडररेट करते हैं। नींद नहीं आए कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे भी हम उतना इंटेंस वर्कआउट करेंगे, हम वर्कआउट नहीं छोड़ेंगे, नींद आए या ना आए। लेकिन आपकी बॉडी अगर रिकवर नहीं होगी, आपकी मसल रिकवरी नहीं होगी और नेक्स्ट डे भी आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो कोई ना कोई इंजरी हो सकती है। आपकी मसल्स को रिकवरी के लिए टाइम दीजिए। ये आपको बहाना नहीं बनाना है कि मेरे को रात को नींद नहीं आई और कल मैंने वर्कआउट नहीं किया, कहीं आप सोचो कि ये बहाना चल जाएगा। ये आपकी हेल्थ की बेटरमेंट के लिए है कि अगर आप किसी भी रीजन से ओवरनाइट पार्टी में रहे हैं या आपने किसी भी रीजन से आप सो नहीं पाए हैं पूरी रात, तो नेक्स्ट डे आपको वर्कआउट हाई इंटेंसिटी का नहीं करना है। या तो स्किप कीजिए, अपनी बॉडी को टाइम दीजिए रिकवर होने का, या फिर आपको लो इंटेंसिटी वर्कआउट जैसे कि योगा है या फिर एक माइल्ड वॉक है वो सब कीजिए। और हाँ, नींद की डिस्टरबेंस आपकी ओवर एक्टिविटी से भी हो सकती है, इनएक्टिविटी से भी हो सकती है। तो ओवर एक्सरसाइज एंड अंडर एक्सरसाइज ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपको नींद नहीं आती है। आपकी बॉडी अगर रिकवरी मोड पे नहीं जाती है, दैट कैन डिस्टर्ब योर स्लीप। और अगर आपकी बॉडी बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करती है, पूरा दिन आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तब भी आपको स्लीप डिस्टरबेंस हो सकती है। तो आपको अडॉप्ट करना है एक ऑप्टिमम वर्कआउट प्लान अपनी बॉडी के हिसाब से कि आप इंजॉय किस चीज में करते हैं। आप एक्सरसाइज के बाद अगर आपको बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो रही है तो दैट मीन्स यू आर ओवर एक्सर्टिंग। एक्सरसाइज के बाद आपको एक्टिवनेस फील होती है तो दैट मीन्स द एक्सरसाइज इज सुटेबल टू यू। गो फॉर अ वॉक या फिर आप कुछ योगा अडॉप्ट कीजिए। अगर आप जिम जाते हैं तब भी अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली यू हैव टू एक्सरसाइज। और रात को खाना खाने के बाद अगर आप 15 to 20 मिनट्स जो है स्ट्रॉल करते हैं, घर के अंदर करें या बाहर दैट डजंट मैटर, लेकिन 15 to 20 मिनट स्ट्रॉल करने से आपका डिनर का डाइजेशन थोड़ा फास्ट होता है और आपकी बॉडी में जो स्लीप के हॉर्मोन्स हैं उनको इंड्यूस करने में हेल्प मिलती है। सो दैट इज अगेन टिप टू फॉर द गुड स्लीप। तो आप ये सारे टिप्स करके फॉलो करके अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं। So that was all about the stages of the sleep disorders and the reasons and the remedies for the sleep. Sarika, any questions? Just Neet is asking, mostly तो घर पे रात को दाल एंड रोटी बनती है, is it okay? दाल एंड रोटी इन डिनर जो है दैट इज परफेक्टली फाइन मील, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाल एंड रोटी बनाइए, खाइए, लेकिन वो दाल रोटी अगर आपको एसिडिटी दे रही है, अगर आपको ब्लॉटिंग दे रही है, तो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम
either in the method of cooking or the ingredients which you have selected कि कौन सी दाल खाई है आपने या कौन सी रोटी खाई है. That is actually person specific कि अगर आपको गेहूं सूट नहीं करता है, वीट सूट नहीं करता है, तो आप रोटी किसी और चीज की बना सकते हैं. दालों में कोई पर्टिकुलर दाल हो सकता है आपको ना सूट करे तो दाल को आप चेंज कर सकते हैं, या दाल का सोकिंग टाइम अगर कम है तो वो भी आपको एसिडिटी दे सकती है. लेकिन अगर आपको दाल और रोटी सूट करती है तो दैट इज अ परफेक्ट मील टू हैव इन द डिनर. दैट इज अ बैलेंस्ड मील. आइडियली हमें इसी तरह से मील्स लेना चाहिए. हमारे सभी घरों में रोटी और दाल इज द स्टैंडर्ड डिनर जो बनता है. एनी अदर क्वेश्चन? सो आई होप आज का सेशन आप सबने इंजॉय किया होगा. अच्छा, गिव सजेशन फॉर आफ्टरनून नैप ऑल्सो कि आफ्टरनून नैप हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. आफ्टरनून नैप मतलब दिन में सोना. दिन में सोने की कुछ कंडीशंस होती हैं. कुछ कंडीशंस में आफ्टरनून नैप लेना चाहिए और कुछ कंडीशंस में आफ्टरनून नैप नहीं लेना चाहिए. अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको आफ्टरनून नैप जो है वो अवॉइड करना होगा. स्पेशली जस्ट आफ्टर लंच आपको बिल्कुल नहीं सोना है. अगर किसी रीजन से आपकी रात भर की नींद पूरी नहीं हुई है ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर अ सिंगल डे, तो आप आफ्टरनून नैप ले सकते हो. एंड आफ्टरनून नैप शुड नॉट बी ऑफ 2 hours. 20 to 30 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम जिसमें हम अपने आप को रिस्टोर कर लेते हैं. आफ्टरनून नैप आपको विंटर्स में नहीं लेना चाहिए क्योंकि विंटर्स में ऑलरेडी डेज टू शॉर्ट एंड नाइट्स आर टू लॉन्ग. तो रात में सोना है आपको, दिन में नहीं सोना है. जब बहुत ज्यादा समर्स होती हैं उस टाइम पे डे की लेंथ जो काफी शॉर्ट हो जाती है, उस टाइम पे डे की लेंथ काफी लॉन्ग हो जाती है और नाइट शॉर्ट हो जाती है. उस टाइम पे आप आफ्टरनून नैप ले सकते हैं. बट अगेन 20 to 30 मिनट्स पावर नैप इज इनफ. वो भी खाने के 1 घंटे के बाद, सो दैट आपके डाइजेशन खाने की हो चुकी हो तब तक. और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप दिन में सोना अवॉइड करें, लेकिन रात की नींद को डिस्टर्ब ना होने दें. एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल डन. हाँ, देयर इज वन मोर क्वेश्चन. लेट नाइट अगर ग्रीन टी लेते हैं तो यूरिन बार बार आता है एंड स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है. सो उस केस में आपको क्या करना है? एक तो लेट नाइट ग्रीन टी आपको अवॉइड करना है. आपको लेट नाइट ग्रीन टी नहीं लेना है. ग्रीन टी की जगह पे आपको ऐसी हर्बल टी लेनी है जो आपकी बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करवाए. फॉर एग्जाम्पल कैमोमाइल टी इज द बेस्ट. कैमोमाइल टी आप ले सकते हैं, लेवेंडर टी आप ले सकते हैं. सो ग्रीन टी नहीं लेना है. दूसरी बात यह है कि सोने से 1 घंटा पहले मिनिमम आपको जो है वो हर्बल टी लेना है. एंड दैट टू अगर आपको 1 घंटा पहले लेने से भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन रिड्यूस द क्वांटिटी कि आप उसको एक छोटे कप में ले रहे हैं. और अगर उससे भी प्रॉब्लम आती है तो वो जो 1 घंटे का गैप आपने सोने में रखा है तो वो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं. सो आपको जस्ट बिफोर द बेड टाइम कोई भी फ्लूइड्स ड्रिंक्स अवॉइड करना है. मिनिमम गैप जो है वो 1 घंटे का होना चाहिए. Next is Sakshita is asking how to control our thoughts and overthinking at night so we can sleep well. साक्षिता, वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चन. ये बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि ओवर थिंकिंग की वजह से हम लोग सो नहीं पाते हैं, नींद नहीं आती है. क्यों? क्योंकि थॉट्स हमारी जो है ना इतनी स्पीडली जो है वो चलती हैं, बहुत ज्यादा हम सोचते हैं तो वो हमारे स्लीप हॉर्मोन्स को इंड्यूस नहीं होने देती हैं. तो उसके लिए क्या है? उसके लिए वही टिप्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. द बेस्ट थिंग फॉर स्लीप इम्प्रूवमेंट इज डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन. स्लीपिंग पिल भी आपको उतना हेल्प नहीं कर सकती जितना आपको डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन हेल्प करने वाला है. स्लीपिंग पिल तो सिर्फ एक तरह से बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है. स्लीपिंग पिल से आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको सुप्रेस कर सकते हैं. जब तक आप स्लीपिंग पिल लेते हैं तब तक आपको ठीक लगता है. लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करना है, स्लीप को आपको लाइफ लॉन्ग एंजॉय करना है, तो यू हैव टू लर्न द गुड हैबिट्स ऑफ डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस. 1 घंटा पहले मोबाइल बंद करना, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छी अच्छी चीजों को सोचना. जो कुछ हम सोच के सोते हैं ऑलमोस्ट वही रात को हम ड्रीम्स में देखते हैं. अच्छा सोचेंगे अच्छे ड्रीम्स आएंगे, बुरा सोचेंगे बुरे ड्रीम्स आएंगे. तो वो जो ड्रीम वाली स्टेज है
उसको हमें कम से कम करना है, हमें स्टेज 3 को इंड्यूस करना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। अगर 10 मिनट्स कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज स्टार्ट विद द 5 मिनट्स। और किसी ऐप की हेल्प भी ले सकते हो डीप ब्रीदिंग करने के लिए। और आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो भी आपका जो है सूटेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वेदर। ना बहुत गर्मी हो ना बहुत ठंडा हो टेम्परेचर ना। एसी भी अगर आप ऑन करते हैं गर्मियों में, समर्स में, तो उसको भी आपको एक्सट्रीम पे नहीं लेके जाना है, आपको 24/5 के अराउंड उसको मेंटेन करना है। सो थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज टू वर्क ऑन योर ब्रीदिंग पैटर्न। आप कीजिए और मुझे बताइए कम से कम 3 मंथ्स के लिए। 21 डेज इज द बिगिनिंग। और प्रैक्टिस जब आप 3 मंथ्स के लिए करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आप खुद बोलोगे, सबको एडवाइज करोगे कि मैंने ये किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा या क्या मेरे को इम्प्रूवमेंट्स आई। तो डेफिनेटली आप अगर करोगे, कंटिन्यूअसली करोगे, रिजल्ट्स तभी ऑब्जर्व करोगे। पता हम सबको है डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन हम कितना कंसिस्टेंटली कर पाते हैं रिजल्ट्स तो उसी पे डिपेंड करेंगे। सो आई होप आप सबने सेशन को एंजॉय किया होगा, मैंने बोर नहीं किया होगा आपको। अगर मैंने किसी का क्वेश्चन स्किप कर दिया है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है। इट्स टाइम टू से यू गुड बाय ऑल द फेसबुक व्यूअर्स एंड इंस्टाग्राम व्यूअर्स। सो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। माई टीम विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन एंड आई वुड बी ग्लैड टू रिसीव योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।